हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री का जो चैप्टर 10 है, डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल्स, म्यूचुअल परसेप्शंस। तो म्यूचुअल परसेप्शन हेडिंग समझ लो, यानी कि इसमें जानेंगे कि जो परसेप्शंस थे, लोगों का आपस में देखने का नज़रिया था, वो नज़रिया क्या था। जो नेटिव्स लोग हैं, कहाँ के, नॉर्थ अमेरिका के या फिर तुम साउथ अमेरिका समझो, कहीं के भी, उनका और यूरोपियंस का, कि यूरोपियंस नेटिव्स को कैसे देखते थे, नेटिव्स यूरोपियंस को कैसे देखते थे। तो ये इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बता रखा है कि जो 18th सेंचुरी थी, 18th सेंचुरी में जो यूरोपियंस थे, यूरोपियंस में भी वेस्टर्न यूरोपियंस, वेस्टर्न में कौन कौन आ गए, पुर्तगाल आ गया, स्पेन आ गया, इंग्लैंड आ गया, और फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गई, और जो इटली वगैरह हो गई, ये सब आ गए। ठीक है। तो जो वेस्टर्न यूरोपियंस थे, इनने एक सिविलाइजेशन की या फिर सिविलाइज्ड लोगों की एक डेफिनेशन बना ली थी कि कौन कौन से लोग सिविलाइज्ड हैं, उनकी डेफिनेशन बना ली। और वो डेफिनेशन क्या थी कि वो लोग जो कि लिटरेट होंगे, यानी कि वो लोग जो पढ़े लिखे होंगे, और वो लोग जिनका जो रिलीजन है वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, यानी कि उनके रिलीजन की बुक्स होंगी, उनके रिलीजन के अच्छे अच्छे टेम्पल्स होंगे, उनके रिलीजन में एक सोशल ऑर्डर होगा, तो उन्हें हम ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बुक नहीं है, कोई लिखा एविडेंस नहीं है, बस सब लोग मानते चल रहे हैं वो उनका रिलीजन है, उन्हें वो अनऑर्गेनाइज्ड रिलीजन बोलते थे। ठीक है। अर्बनिज्म होगा, अर्बनिज्म यानी कि लोग शहर में रहने लग गए, लोग जो फार्मिंग है उसके अलावा भी बहुत सारे काम करने लगे, फार्मिंग छोड़ दी, कुछ लोग फार्मिंग करते हैं, बाकी लोग अलग काम करते हैं, जैसे सोल्जर हो गए, लड़ाई भी करते हैं लोग, आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क हो गया, आर्टिस्ट वगैरह, पॉलिटिक्स हो गई, राजा वगैरह, मतलब ये सब, ट्रेड हो गया। तो ये सब जो चीज़ें थी फार्मिंग के अलावा, ये चीज़ें भी जहाँ पे होने लगे हैं उसे अर्बनिज्म बोलते हैं। ठीक है। तो ये यूरोपियंस के हिसाब से, वेस्टर्न यूरोपियंस के हिसाब से सिविलाइज्ड लोगों की डेफिनेशन थी। ठीक है। तो अब इस डेफिनेशन के तहत जो नेटिव लोग थे, जो नॉर्थ अमेरिका के नेटिव्स थे, वो कोई सिविलाइज्ड लोग नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि नेटिव लोग लिटरेट नहीं थे। लिटरेट कौन होता है? वो बंदा जो किसी भी भाषा को, कोई भी लैंग्वेज होती है, उसे रीड कर सकता है और उसके साथ साथ राइट कर सकता है। तो अब जो नेटिव लोग थे, उनकी जो भाषा थी उसे वो रीड तो कर सकते थे, लेकिन उनकी भाषा को उन्होंने लिखना नहीं सीखा था कभी भी, इसीलिए यूरोपियंस उन्हें लिटरेट तो समझते नहीं। फिर उसके बाद आती है रिलीजन की बात। उन्होंने, यूरोपियंस के हिसाब से रिलीजन ऑर्गेनाइज जब होगा जब उसकी बुक्स होंगी, लेकिन जो नेटिव लोग थे उनकी कोई बुक्स भी नहीं थी रिलीजन की, क्योंकि उन्हें लिखना नहीं आता था। ठीक है। फिर उसके बाद एक और बात आ जाती है अर्बनिज्म, कि वो लोग ट्रेड करते थे कि नहीं, फार्मिंग के अलावा या फिर हंटिंग के अलावा कोई काम करते थे कि नहीं। तो जो नेटिव लोग थे वो यही काम करते थे, हंटिंग और फार्मिंग, उसके अलावा कोई काम नहीं करते थे। वो थोड़ा बहुत ऐसे ही ट्रेड वगैरह कर लेते थे आपस में, लेकिन वो गिफ्ट्स के रूप में करते थे, एज अ प्रोफेशन नहीं करते थे। ठीक है। इस वजह से नेटिव्स को उन्होंने अनसिविलाइज समझा यूरोपियंस ने, ये उनकी तरह का परसेप्शन था। लेकिन अब ये बात नहीं है कि सारे यूरोपियंस ने समझा, यूरोपियंस में भी कुछ लोग ऐसे थे जो नेटिव्स को अच्छा समझते थे, जैसे कि बड़े बड़े फिलोसोफर्स, जो महान लोग थे। जैसे कि आपने एक फ्रांस के फिलोसोफर, फ्रेंच फिलोसोफर जिसका नाम है जीन जैक रोस्यू। तो जीन जैक रोस्यू नाम का एक बंदा था। ये अगर आपने जो क्लास 9th है उसकी हिस्ट्री ढंग से पढ़ी हो तो उसमें जो फ्रांस रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, शायद पहला ही चैप्टर है क्लास 9th हिस्ट्री का। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर है उसमें जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का वो दिया था कंसेप्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो तुम्हारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि जो नेता लोग हैं और जो नॉर्मल पीपल हैं, तो इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि भाई हम तुझे चुन रहे हैं, हम तेरे को वोट दे रहे हैं और तू हमारे लिए काम करेगा, हम तेरे को वोट देंगे तो हमारे लिए वर्क करेगा। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसका कंसेप्ट दिया था जीन जैक रोस्यू ने अपनी बुक में, अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है। जो जीन जैक रोस्यू था उसका जो वो था नोशन, जो नेटिव पीपल थे उनके टुवार्ड्स उसका नोशन भी अलग था। जीन जैक रोस्यू ने नेटिव पीपल के बारे में बहुत सारी बातें की। उन्होंने बोला कि जो नेटिव लोग हैं इनको एडमायर करना चाहिए, यानी कि इनको बढ़ावा देना चाहिए कि ऐसे लोग और होने चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई वो जो सिविलाइजेशन है,
उसके करप्शन से बहुत दूर है। कि भाई जो तुम यूरोपियंस कह रहे हो कि अर्बनिज्म होनी चाहिए, तुम अर्बनिज्म करके कर क्या रहे हो? तुम एक दूसरे का मर्डर कर रहे हो, किसके लिए? मनी के लिए, जो कि नेटिव लोग कभी नहीं करते। यानी कि वो करप्ट नहीं है तुम्हारी तरह, तुम करप्शन कर रहे हो, यानी कि किसी और के पैसे पे तुम मौज ले रहे हो। अर्बनाइजेशन का नाम लेके तुम कॉलोनी बना रहे हो, जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं उन पे तुम दबदबा रख रहे हो अपना, उन लोगों को जान से मार रहे हो, किसके लिए? मनी के लिए। तो ये जो पैसे के पीछे जो भाग रहे हैं दुनिया, करप्शन, सिविलाइजेशन के पीछे जो करप्शन हो रहा है उससे बहुत दूर है, अनटच्ड हैं। कौन लोग? नेटिव लोग। ऐसी बात कही जीन जैक रेज़्यू ने, बोला कि नेटिव लोग बहुत अच्छे हैं, उन्हें एडमायर करना चाहिए क्योंकि वो सिंपल और सादे जीवन जीते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उस टाइम पीरियड पे जो जीन जैक रेज़्यू था या फिर जो बाकी और फिलोसोफर थे, वो यूरोपियंस को या फिर जो कोलोनाइजर्स थे जो कि नाव ले लेके दूर दूर तक जाते थे और नेटिव लोगों को अनसिविलाइज समझते थे, वो यूरोपियंस को नोबल सैवेज बोलते थे। नोबल यानी कि वो बंदा जो कि राजा वगैरह की फैमिली से बिलोंग करता हो या फिर सिविलाइज्ड हो और कोट पैंट वगैरह बढ़िया से पहने। और सैवेज वो बंदा कि भाई जिसमें बिल्कुल दिमाग ना हो, जो कि नोबल का बिल्कुल अपोजिट समझ लो। तो यूरोपियंस को नोबल सैवेज बोलते थे फिलोसोफर्स। क्यों बोलते थे? कि भाई तुम कोट पैंट पहन के बिल्कुल नोबल लगते हो लेकिन दिमाग से तुम बिल्कुल सैवेज हो। तुम कुछ पैसों के लिए तुम लोगों को मर्डर कर देते हो, कॉलोनी बना लेते हो, उनको इल ट्रीट करते हो, तो इसलिए उन्हें नोबल सैवेज बोला जाता था। ठीक है। फिर बताया गया है कि एक और ऐसा फिलोसोफर था, इंग्लिश लैंग्वेज का पोएट था एक। पोएट मतलब आसपास की जो सिचुएशंस होती हैं पॉलिटिकल वगैरह, उन पे बहुत सारे सैटायर पास करते हैं अपनी पोएम के हिसाब से। तो वैसे ही एक पोएट था जिसका नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ नाम का एक इंग्लिश पोएट था, इसने भी अपना एक पर्सपेक्टिव रखा नेटिव्स लोगों के ऊपर। ठीक है। उसने बोला कि ये जो नेटिव लोग हैं, ये लोग नेचर के पास रह रहे हैं, यानी कि ये बहुत ही खुश हैं, बहुत ही हैप्पी हैं, और इनकी जो इमेजिनेशन की पावर है वो बहुत ही लिमिटेड है। यानी कि जो हम यूरोपियंस हैं, हमारी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है कि भाई हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जब हम हमारी जो इमेजिनेशन है ये रियलिटी से मैच नहीं खाती है। भाई हर कोई बंदा दुनिया का शासक नहीं बनेगा, ये बात रियलिटी है। तो जब ये रियलिटी में नहीं बदलती तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जो नेटिव लोग हैं, नेटिव लोग, तो ये नेटिव लोगों की इमेजिनेशन बहुत लिमिटेड है क्योंकि ये अपने जंगलों में ही रहते हैं, उधर ही मर जाते हैं, और फिर ये इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करते जंगलों से। ठीक है। इस वजह से उनकी इमेजिनेशन लिमिटेड है, इस वजह से जो रियलिटी है उससे मैच खा जाती है और ये हमेशा खुश रहते हैं। तो ये अलग पर्सपेक्टिव दिखाया था विलियम वर्ड अपनी पोएम के द्वारा। ठीक है। अब इन दोनों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही नेटिव्स के बारे में, लेकिन इन दोनों में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने एक नेटिव अमेरिकन को मिला हो। यानी कि जो जीन जैक रेज़्यू है ये भी कभी नेटिव अमेरिकन से नहीं मिला, और जो इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ है ये भी कभी नेटिव अमेरिकन से नहीं मिला। फिर भी ये यूरोपियंस जो कॉलोनाइज़र थे, जो कि वहाँ गए कॉलोनी बनाने, नेटिव्स लोगों के साथ रहे, उन्हें मारा धमकाया, वो उनके साथ रहते थे तो भी इतना नहीं जानते थे जितना इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ और जीन जैक रेज़्यू ने जानने लग गए थे। ठीक है। फिर आगे ये बताया गया कि जो नेटिव्स लोग थे, जब नेटिव्स लोग और यूरोपियन लोग आपस में ट्रेड करते थे, तो ये जो ट्रेड करते थे उसमें जो नेटिव लोग थे, नेटिव लोगों का मैंने जो चैप्टर 8 है उसमें मैंने पहले बताया था कि इन लोगों का एक ट्रेडिशन था कि ये आपस में गिफ्ट शेयर करते थे। ये कभी भी कोई चीज़ बाय नहीं करते थे नेटिव लोग, ये कभी भी ख़रीदते नहीं थे हमारी तरह कि भाई तू 10 रुपये में ये मेरे को चीज़ दे दे या फिर 20 रुपये में तू ये ले ले, तो हमारी तरह ख़रीदते नहीं थे। इनका ट्रेडिशन था गिफ्ट देने का कि भाई मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मैं तेरे को गिफ्ट दे देता हूँ, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तू मेरे को गिफ्ट दे दे। यानी कि आपस में गिफ्ट देते थे। कभी कोई बड़ा गिफ्ट दे देता था सामने वाला, कभी छोटा दे देता था, तो ऐसे कोई दुश्मनी का वो नहीं होता था कि भाई इसने मेरे को कम दिया, गिफ्ट के रूप में लेते थे हर चीज़। ठीक है। लेकिन जो यूरोपियन लोग थे, नेटिव लोगों का तो गिफ्ट का ट्रेडिशन था, लेकिन यूरोपियन लोगों का तो वही हमारी तरह खरीदने का ट्रेडिशन था। तो जो नेटिव लोग थे, जब उन्हें चीज़ें मिलती थी यूरोपियन से, तो वो तो इन्हें गिफ्ट्स की तरह लेते थे कि भाई यूरोपियंस हमारे दोस्त हैं, उन्होंने गिफ्ट में दिया होगा। लेकिन जो यूरोपियंस थे, उन्हें जब चीज़ें मिलती थी वो उन्हें कमोडिटीज़ की तरह देखते थे। वो ऐसे नहीं देते थे कि ये मुझे गिफ्ट दिया है मैं पूरी ज़िंदगी संभाल के रखूँगा,
वो ऐसे देखते थे कि भैया मुझे जल्दी जल्दी अमीर बनना है, ये जो गिफ्ट दिया इसने ये कमोडिटी है, मैंने 10 रुपये में खरीदी, 10 रुपये के ऑब्जेक्ट के बदले में खरीदी, मैं इसे 50 में बेचूंगा, 5 गुना का प्रॉफिट कमाऊंगा। तो ये सोचते थे यूरोपियन सीधे के सीधे कि यूरोप में जाके पैसे कमा लूँगा। तो अब क्या होता था, कई बार जब यूरोपियंस मान लो इन्हें देते थे, ये नेटिव है ये यूरोपियन है, तो यूरोपियंस ने इस बार इन्हें दिए 2 गिलास दे दिए मान लो, और नेटिव्स ने इन्हें दे दिए मान लो 10, कोई कुछ भी मान लो 10 कप दे दिए, ठीक है। तो अब यूरोपियंस जो नेटिव्स थे वो तो ऐसे गिफ्ट के तौर में देते थे, भाई कोई भी चीज़ उनके पास पड़ी है दे दे, लेकिन जो यूरोपियंस थे वो यूरोप से चीज़ खरीद के लाते थे और इन्हें देते थे, कोई सस्ती चीज़ खरीद लाए, जैसे कोई गिलास है सस्ती चीज़ है, इसके बदले में सोना ले लेंगे इनसे, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से बावड़ा बनाते थे नेटिव्स को। तो यूरोपियंस क्या करते थे, जैसे अगर 2 गिलास हैं यूरोप में, अगर इनका प्राइस आज 10 रुपये चल रहा है तो इन्होंने 2 दिए हैं, अगली बार यूरोप में इनका प्राइस चल गया भाई 20 रुपये, तो अब ये एक ही गिलास देंगे। अगली बार मान लो यूरोप में इनका प्राइस चला गया 5 रुपये, तो अब ये 4 गिलास दे देंगे। तो ये पैसे के हिसाब से जो चीज़ें देते थे यूरोपियंस, नेटिव्स को समझ नहीं आता था कि भाई किसी साल हमें 2 गिलास देते हैं, अगली साल हमें 1 गिलास दे देते हैं, और अगली साल हमें 4 गिलास देते हैं, भाई गिफ्ट देनी है तो बराबर दो। तो ये सोचते थे नेटिव लोग। नेटिव लोगों को ये समझ नहीं था कि भाई यूरोप में मार्केट है, उधर के जो प्राइजेस होते हैं उस हिसाब से हमें चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब धीरे धीरे जो ट्रेड करने लगे नेटिव्स लोगों के साथ, कई सालों तक ही गिफ्ट एक्सचेंज हुए। नेटिव्स लोगों को समझ आ गई कि भाई ये हमारे साथ गिफ्ट्स वगैरह का ही एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, ये हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं, हमारे से चीज़ ले रहे हैं, उधर महंगे में जाके बेच रहे हैं। यूरोपियंस को पता, नेटिव्स को पता चल गया। फिर अब यूरोपियंस के अंदर थी ग्रीड, यूरोपियंस थे लालची। अब ये चीज़ उनको पता चल गई नेटिव्स को एक टाइम पे आके, कि उन्हें बहुत दुख हुआ कि भाई हमारे दोस्त थे यूरोपियंस, ये तो लालची निकले। फिर ये चीज़ हमें कैसे पता चली कि भाई जो ट्राइबल लोग थे वो दुखी हुए कि ये लालची हैं, क्योंकि उनकी जो बहुत सारी फोक टेल्स हैं, जो कथाएं हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन फैलती हैं, तो उन फोक टेल्स में जो यूरोपियन लोग हैं उन्हें ग्रीडी और डिसाइडफुल बताया गया है। डिसाइडफुल यानी कि धोखेबाज व्यक्ति, तो ग्रीडी और धोखेबाज बताया गया है यूरोपियंस को नेटिव्स के द्वारा। अब धोखेबाज और ग्रीडी क्यों बोला गया है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था कि यूरोपियंस को चाहिए थे फर्स, क्योंकि वो फर्स में ट्रेड करने आए थे फ्रांस वाले नॉर्थ अमेरिका में। तो फर्स के लिए क्या चाहिए, उन्हें फर बियरिंग एनिमल्स को मारना पड़ेगा, वो एनिमल जिनकी स्किन पे फर आते हैं उन्हें मार के फर निकालना पड़ेगा। लेकिन यूरोपियंस थे ग्रीडी, उन्हें चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा। अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कब आएगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल मरेंगे। तो नेटिव्स ने अपने फोकटेल्स वगैरह में बता रखा है कि भाई ये इतने लालची हैं कि इन्होंने इतने ज़्यादा जानवर मारे कि बहुत सारे जानवर तो एक्सटिंक्ट भी हो गए। जैसे कि जो रोडेंट था, रोडेंट यानी कि चूहा टाइप समझ लो, कोई बड़ा जानवर, चूहे की बड़ी फॉर्म मान लो। तो नॉर्थ अमेरिका में एक रोडेंट पाया जाता था जिसके बड़े बड़े बाल होते थे, जिसका नाम था बीवर। तो अभी शायद एक्सटिंक्ट हो गया या फिर एंडेंजर की कैटेगरी में चला गया, शायद एक्सटिंक्ट हो गया मेरे हिसाब से, एक बार देख लेना नेट पे। तो ये बीवर्स फर बियरिंग एनिमल्स होते थे, चूहा ही होता था लेकिन बहुत बड़ा होता था साइज़ में, ठीक है, नॉर्मल चूहे से। तो इन्होंने बीवर्स की इतनी हंटिंग की कि आज के टाइम पीरियड्स पे बीवर्स मिलते ही नहीं है नॉर्थ अमेरिका में, या मिलते होंगे तो भी बहुत कम मिलते होंगे। तो ये सब देख के जो नेटिव्स लोग थे वो अनईजी हो गए, यानी कि वो घबरा गए। वो क्यों घबरा गए, क्योंकि उन्हें डर लगा कि जो एनिमल्स हैं, आज इन एनिमल्स को यूरोपियंस ने मार दिया, कल को ये इकट्ठे होके आएंगे और हम पे अटैक कर देंगे, ये हमसे रिवेंज लेंगे। नेटिव्स को डर लगता था ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया कि जो यूरोपियंस थे, स्टार्टिंग के यूरोपियंस थे ट्रेडर्स, कि भाई साल में 1-2 बार आए और ट्रेड करके वापस चले गए। लेकिन जो बाद के यूरोपियंस थे वो सेटलर्स आ गए, वो सेटल होने आ गए कि हमारे पास यूरोप में ज़मीन नहीं है, इधर ज़मीन है बहुत सारी, इधर आके घर बना लेते हैं और इधर अपनी खेती करके मस्त ज़िंदगी जिएंगे। अब सेटल होने क्यों आए अमेरिका में, क्योंकि जो 17th सेंचुरी थी, 17th सेंचुरी में बहुत सारे यूरोपियंस ऐसे थे जिन्हें परसिक्यूट किया जाता था। परसिक्यूट यानी कि मारा जाता था। कहाँ पे, यूरोप में। किस लिए, क्योंकि भाई उस टाइम पीरियड पे जो क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियनिटी के 2 सेक्ट आ गए थे। जैसे कि एक आ गया था कैथोलिक, एक आ गया था प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट था वो थोड़ा एडवांस सेक्ट था, यानी कि मॉडर्न सेक्ट समझ लो तुम।
इसने जो कैथोलिक धर्म था, ये पिछड़ा धर्म, मतलब पुराने टाइम का, जो ओल्ड टाइम, पिछले टाइम से, एंशियंट टाइम से जो क्रिश्चियनिटी चलती आ रही थी उसे कैथोलिक बोलते हैं। फिर इसको चैलेंज करा कुछ लोगों ने कि भाई ये चीज़ धर्म में गलत लिख रखी है। फिर उन्होंने अपना नया धर्म बना लिया क्रिश्चियनिटी के अंदर ही, उसे एडवांस या फिर मॉडर्न धर्म बोला जाने लग गया, प्रोटेस्टेंट। ठीक है, तो जो प्रोटेस्टेंट लोग थे इन्हें कैथोलिक लोग मारते थे या फिर कैथोलिक को प्रोटेस्टेंट मारते थे, तो ये दुखी होकर अपने आ गए नॉर्थ अमेरिका में कि भाई अमेरिका में तो लोग मार रहे हैं, मतलब यूरोप में तो लोग मार रहे हैं, अपने नॉर्थ अमेरिका में आके आराम से रहेंगे। तो ये सोच के वो आ गए अपने नॉर्थ अमेरिका में भाग के। अब वो यूरोप में से भाग के आ गए नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में रहने के लिए उन्हें चाहिए रहेगी ज़मीन, लैंड। तो अब नॉर्थ अमेरिका बहुत बड़ा है भाई, अपने आके ज़मीन पे रहने लग गए। फिर जब तक तो भाई वैकेंट लैंड था, वैकेंट यानी कि खाली ज़मीन, वैकेंट लैंड यानी कि खाली ज़मीन, जब तक खाली ज़मीन थी जब तक तो भाई यूरोपियंस अपने आराम से आते और रहने लग जाते। लेकिन जैसे ही जो वैकेंट लैंड ख़त्म हो गया भाई, इतने सारे यूरोपियंस आने लग गए, लाखों आने लग गए, तो जो खाली ज़मीन थी वो ख़त्म हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ, जो नेटिव लोग हैं, नेटिव लोगों के जो गांव थे, जैसे कि मान लो ये है, तो ये है हमारा यूएसए, ठीक है, और ये इधर से मान लो ये है फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस, यूरोप, इन सबसे आने लग गए लोग। तो स्टार्टिंग में आके इधर उधर बस गए। उसके बाद इधर इधर कोस्टल पे कोई भी ज़मीन खाली नहीं बची, तो वो अंदर जाने लग गए। अब अंदर कौन मिले, नेटिव्स लोग। नेटिव्स लोग अंदर फॉरेस्ट्स में रहते थे। अब नेटिव्स लोगों को इन्होंने बोला कि भैया तुम हमारी ज़मीन खाली करो, ये ज़मीन खाली करो, अब हम इधर रहेंगे। तो नेटिव्स लोगों की ज़मीन खाली करा के इधर रहने लग गए। फिर नेटिव्स इधर चले गए, फिर अब ये और आ गए, अब इधर रहने लग गए, नेटिव्स को और पीछे भेज दिया। तो एक टाइम पीरियड आ गया कि भाई नेटिव्स को गुस्सा आ गया कि भाई तुमने हमारे सारे फॉरेस्ट काट दिए, हमें पीछे भगाए जा रहे हो। तो इसकी वजह से इनकी बहुत सारी लड़ाई अभी हुई। फिर और बताया गया जैसे कि जो नेटिव्स लोग थे ये रहते थे फॉरेस्ट में, और जो यूरोपियंस थे इनको फॉरेस्ट से अलग ही एलर्जी थी। नेटिव लोग फॉरेस्ट को देखते थे कि भाई फॉरेस्ट ऐसी जगह है जहाँ पे हम आराम से छुप सकते हैं, हाइड। फॉरेस्ट में यूरोपियंस हमें ढूंढ नहीं सकते, ठीक है, तो आराम से छुप जाते थे फॉरेस्ट में जाके। लेकिन यूरोपियन लोग क्या सोचते थे फॉरेस्ट के बारे में, वो सोचते थे कि जंगल बिना बात की तबाही है, हम क्या कर सकते हैं, इन जंगल को काट देंगे और फिर ज़मीन खाली हो जाएगी, उस पर फार्मिंग कर लेंगे और फिर उससे प्रॉफिट कमा लेंगे। यूरोपियंस की अलग ही सोच थी, ये हमेशा प्रॉफिट कमाने पे रहते थे। इनके पास 10 एकड़ ज़मीन थी मान लो, और उस पर भी ये अपनी फैमिली के लिए खेती कर सकते हैं आराम से, थोड़ा बहुत आस पड़ोस के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उनसे उनका पेट नहीं भरा। इनको 100 एकड़ ज़मीन चाहिए सारे जंगल काट के, ताकि उस पर बहुत सारी खेती करें और फिर यूरोप में जाके सामान बेच के आएँ प्रॉफिट कमाने के लिए। तो फॉरेस्ट को ऐसे नज़रिए से देखते थे, ऐसा परसेप्शन था नेटिव्स का, था कि भाई ये बहुत बढ़िया जगह है, अगर ये काटने नहीं चाहिए ताकि हम इधर हाइड कर सकें, छुप सकें आराम से। यूरोपियन सोचते थे कि इधर हम फार्मिंग कर लेंगे इन्हें काट के। दोनों के अपोजिंग आइडियाज़ थे। और इस आइडिया को जैसे जो थॉमस जेफरसन कौन था, ये यूएसए का जो देश है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो देश है, उसका फाउंडिंग फादर था। यानी कि जब 18th सेंचुरी के एंड में यूएसए जो देश था वो फाउंड हुआ, उसको इंडिपेंडेंस मिली, तो उस देश का जो फाउंडिंग फादर था, बहुत सारे, जैसे कि इंडिया में महात्मा गांधी को कहा जाता है, महात्मा गांधी को, तो वैसे ही यूएसए में थॉमस जेफरसन, वॉशिंगटन डीसी, इन सबको कहा जाता है, ठीक है। तो एक फाउंडर फादर था और थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो जो थॉमस जेफरसन था वो बोला कि नेटिव्स लोग जो ये सोचते हैं कि फॉरेस्ट काटना अच्छी चीज़ नहीं है, वो इसी वजह से अनसिविलाइज्ड हैं। वो बोलता था कि जो नेटिव लोग हैं वो सिर्फ खुद के लिए फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग फॉर वन सेल्फ, खुद के लिए फार्मिंग करते हैं नेटिव लोग, मतलब हमारी फैमिली का काम चल जाए इतनी खेती करते हैं, बाकी एक्स्ट्रा फार्मिंग नहीं करते थे नेटिव लोग। तो ये चीज़ गलत है, ऐसा थॉमस जेफरसन कहता था कि भाई यही चीज़ उन्हें पिछड़ा बनाती है, अनसिविलाइज्ड बनाती है। और थॉमस जेफरसन का जो ड्रीम था, ये भी बताया गया कि उसका जो ड्रीम था वो था कि एक कंट्री होगी हमारी, वो कंट्री पूरी पॉपुलेटेड होगी यूरोपियंस के द्वारा, और उसमें हर यूरोपियन के पास छोटे मोटे फार्म्स होंगे, छोटे मोटे खेत होंगे, ठीक है। यानी कि वो सोचता था कि ये यूएसए है, ये पूरे यूएसए में यूरोपियंस आके बस जाएंगे और फिर सब आके खेती करेंगे, मतलब ट्रेड वगैरह करेंगे, ये सब, ठीक है।
वो नेटिव्स के बारे में तो कुछ सोचता ही नहीं था। उनको लगता था कि नेटिव अनसिविलाइज्ड है, क्योंकि वो खुद के लिए खेती करते हैं, औरों के लिए नहीं करते। फिर उसके बाद और बताया गया कि जैसे यूएसए है, कनाडा है, ये जो 2-3 देश हैं, ये स्टार्टिंग में एग्जिस्टेंस में कब आए, यानी कि देश कब बने, इंडिपेंडेंट देश ये बने थे 18th सेंचुरी के एंड में, मैंने अभी बताया था। तो 18th सेंचुरी के एंड यानी कि 1776 के आसपास मान लो यूएसए हो गया था, उसके आसपास ही कनाडा हुआ था, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पे इनके पास जो ज़मीन थी, लैंड था, यानी कि आज के टाइम पीरियड पे जो यूएसए हुआ ऐसे है, ये है भाई पूरा ऊपर कनाडा, और इसका ये पार्ट थोड़ा सा यूएसए के पास जाता है, और ये पार्ट इतना बड़ा है यूएसए का, ठीक है। लेकिन जब ये देश स्टार्टिंग में एग्जिस्टेंस में आए थे, जब यूएसए के पास इतनी ही ज़मीन थी, बाकी सारी जो थी वो नेटिव लोगों की थी, और या फिर किसी और पावर के अंडर में कंट्रोल में थी, ठीक है। फिर ये जो स्टेट्स हैं यूएसए और कनाडा, इन्होंने अगले 100 साल तक, अगले 100 ईयर्स तक एक्सपेंशन पे ध्यान दिया, यानी कि जितना भी एरिया अपने अंडर कंट्रोल में ले सकते हो उन सबको कंट्रोल में ले लिया, और फिर जो आज का इनका प्रेजेंट साइज है उस पर पहुँच गए। जैसे यूएस से पहले इतना था और वो अब इतना पहुँच चुका है, ठीक है। बाकी सारी ज़मीन धीरे धीरे कभी किसी से खरीद ली, कभी किसी को युद्ध में ला के ले ली, और कभी सीधा ही कंट्रोल जमा लिया, ठीक है। फिर बताया गया जैसे कि बहुत सारी ज़मीन खरीदी भी थी। अब वो ज़मीन कौन कौन सी थी, जैसे कि उन्होंने लुइजियाना खरीदी थी। लुइजियाना कहाँ से, फ्रांस से। जो लुइजियाना जो स्टेट है यूएसए की, वो यहाँ से क्या है इतनी, तो ये इस पे जो ना फ्रांस का कंट्रोल था, तो फ्रांस वालों ने इन्हें बेच दी यूएसए वालों को, ठीक है। तो लुइजियाना खरीद ली, और फिर कहाँ पे, अलास्का तो आप सबको पता होगा, अलास्का खरीद ली रसिया से। जो रसिया था उसका यहाँ पे कंट्रोल था। जो ये वाला रीजन है ना, ये बिल्कुल हटके है, कोई लैंड कनेक्शन नहीं है यूएसए और अलास्का के बीच में। ये जो अलास्का वाला रीजन है, ये अलास्का है, ये अलास्का कनेक्टेड है कनाडा से। तो ये अलास्का वाला रीजन कनाडा से कनेक्टेड, यूएसए से कनेक्टेड नहीं है, फिर भी ये यूएसए का पार्ट है। कैसे, क्योंकि एक टाइम पीरियड पे ये रसिया का पार्ट होता था, यहाँ पे ये रसिया है, ऐसे बीच में से आ जाती है। तो रसिया वाले नाव लेके पहुंच गए, अलास्का कंट्रोल कर लिया अपने एरिया में, ठीक है। फिर एक टाइम पीरियड पर रसिया वाले को लगा कि भाई हमारे पास ज़मीन ज़्यादा हो रही है। आज के टाइम पीरियड भी देख सकते हो रसिया के पास कितनी ज़मीन है। तो रसिया वाले सोचे यार इतनी ज़्यादा ज़मीन है, अलास्का में वैसे भी बस आइस ही पड़ती है, बर्फ़ ही पड़ती है, कुछ उगता भी नहीं इतना अच्छा, तो क्यों अलास्का पे ऐसे ही कंट्रोल करा, तो अलास्का को छोड़ देते हैं। तो उन्होंने अलास्का को छोड़ दिया, यूएसए वालों को भेज दिया, बहुत सस्ते दामों पे बेच दिया, ठीक है। फिर बताया गया कि कुछ ज़मीन वॉर करके जीती हुई थी, जैसे कि जो साउदर्न पार्ट है यूएसए का, पूरे यूएसए का मोस्टली साउदर्न पार्ट, यानी कि जितना ही पार्ट है इतना, ये मैक्सिको इधर। तो जो पहले मैक्सिको वाले लोग थे, मैक्सिको यानी कि स्पेन वाले लोग, स्पेन वालों का कंट्रोल था मैक्सिको पे, ठीक है। आज के टाइम पीरियड पे भी मोस्टली स्पेनिश लोग ही हैं मैक्सिको में, और मैक्सिको की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी स्पेनिश है, ठीक है। तो मैक्सिको वाले लोगों का कंट्रोल था यूएसए के नीचे वाले पार्ट पे। तो यूएसए वालों ने उन पर युद्ध करा और अपना पार्ट ले लिया, ठीक है, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट ले लिया उनसे। तो साउदर्न यूएसए पे युद्ध करके मैक्सिको से जीता था, ये बता रखा है। फिर अब इन सब चीज़ों में कि भाई लुइजियाना खरीद लिया, अलास्का खरीद लिया, साउदर्न यूएसए पे अटैक करके अपना कंट्रोल जमा लिया, इन सब चीज़ों के बीच में किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जो नेटिव लोग हैं, जिनकी ये ज़मीन है, भाई तुम तो 10-15 साल या फिर 100 साल पहले आके इधर कब्जा करके बैठे हो, तुमने नेटिव लोगों से परमिशन भी नहीं ली, अब तुम ये ज़मीन बेच भी रहे हो और नेटिव लोगों से परमिशन भी नहीं ले रहे। इन सब के बीच में नेटिव लोगों से उनका कंसेंट किसी ने भी नहीं मांगा कि भाई तुम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, तुम हमारे अंडर रहना चाहते हो, तुम किसी और के अंडर में रहना चाहते हो, ठीक है। फिर देखो जैसे ये साउदर्न पार्ट था, ये मैक्सिको से ले लिया, लुइजियाना फ्रांस से ले लिया, और इतना इनके पास था ही। तो अभी बाकी का इतना कहाँ से आया, ये कैसे आया, ये थोड़े थोड़े शिफ्ट होते गए कि भाई और यूरोपियंस आगे उन्हें यहाँ पे सेटल कर दिया, फिर और आगे उन्हें यहाँ पे सेटल कर दिया। यहाँ पे कौन थे, नेटिव्स लोग। फिर और आगे नेटिव्स को और पीछे धकेल दिया, फिर और आगे नेटिव्स को और पीछे धकेल दिया। ऐसे ऐसे करके इन्होंने पूरा यूएसए डप लिया, नेटिव्स को मूव बैक करा करा के कि भाई यहाँ पे हम रह रहे हैं, तुम और थोड़ा पीछे चले जाओ। ऐसे कर करके आज के टाइम पीरियड पे नेटिव्स की पॉपुलेशन बहुत ही कम बची यूएसए में, तो मेरे ध्यान में 2% के आसपास, ठीक है। फिर बताया गया है जो यूएसए था या फिर नॉर्थ अमेरिका था, इसका जो लैंडस्केप था, लैंडस्केप यानी कि किसी भी जगह पे कितना फॉरेस्ट एरिया है, कितना प्लेन एरिया है, डेजर्ट एरिया कितना है, ये सब आता है लैंडस्केप के अंदर, ठीक है। तो जो लैंडस्केप था ये यूएसए का बहुत जल्दी चेंज कर दिया इन्होंने, किन्होंने, माइग्रेंट्स ने। ये माइग्रेंट्स कहाँ के थे, यूरोपियन के,
यूरोप के, ठीक है। तो जो यूरोपियंस लोग थे ये बार बार आके यूएसए नॉर्थ अमेरिका में बस जा रहे थे, अपनी सारी पीढ़ियों को ले आते, फिर अपने पड़ोस वालों को ले आते, अपने शहर वालों को ले आते, सारा किधर बस जाते। इसकी वजह से लैंडस्केप में चेंज आ गया। क्या चेंज आ गया, कैसे आ गया? तो सबसे पहले जानते हैं कि जो ब्रिटेन, इसके पीछे कारण क्या था, जो माइग्रेंट्स आ रहे थे ये इतना चेंज क्यों ला रहे थे। तो जो ब्रिटेन था और फ्रांस था, यहाँ पे एक रूल है कि मतलब कोई भी बंदा है, अगर मान लो तुम एक बंदे हो, ए हो, तब तुम्हारे बच्चे हैं बी सी डी, तो बी सबसे बड़ा है, सी और डी छोटे हैं, तो तेरी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो बी को मिलेगी, सी और डी को घंटा कुछ नहीं मिलना। तो जो सी और डी है इन्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तब सी और डी सोचे कि भाई हम इतनी मेहनत करेंगे, यूरोप में स्लेव्स की तरह वर्क करेंगे, फैक्ट्री में वर्कर की तरह वर्क करेंगे, इतना बुरा कंडीशन में रहेंगे, इससे बढ़िया है कि भाई हम क्या करें, एक जहाज़ पकड़ते हैं, शिप पकड़ते हैं और कहाँ चले जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका चले जाते हैं। वहाँ पे बहुत खाली ज़मीन है, वहाँ पे अपनी आराम से खुद की ज़मीन रखेंगे और खुद की ज़मीन को ओन करेंगे, ऑन लैंड। तो ये जो यंगर सन्स थे जो अपने माँ बाप की ज़मीन के हकदार नहीं थे, उन्हें इनहेरिट नहीं कर सकते थे, तो वो अपनी खुद की ज़मीन के लिए बहुत ही उतावले थे। तो जैसे ही वो अमेरिका में आए, उन्होंने अमेरिका में क्या कर दिया, फॉरेस्ट काटना स्टार्ट कर दिए कि भाई जो मेरा भाई है बड़ा वाला यूरोप में, उसके पास तो 10 एकड़ ज़मीन है, मैं तो जंगल काट के 100 एकड़ ले लूँगा, उससे बड़ा हो जाऊँगा वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें इनके मन में आई, उन्होंने बहुत सारा फॉरेस्ट काटा। एक इसकी वजह से लैंडस्केप चेंज आया कि भाई फॉरेस्ट एरिया कम हो गया, प्लेन एरिया ज़्यादा हो गया, ठीक है। फिर बोले कि जो पोलैंड के लोग थे, अब पोलैंड जो ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है, तो उस साइड क्या है, प्रेरीज, उस साइड है स्टेपीज। जो पोलैंड रसिया है उस साइड, जो यूरोप है उस साइड में ना स्टेपीज है। स्टेपीज क्या है, ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड प्लेन एरिया में ही आता है, यानी कि जो बहुत बड़ा प्लेन एरिया है जहाँ पे तुम आराम से खेती कर सकते हो। जो स्टेपीज थी वो पोलैंड में थी। तो पोलैंड वाले जब इधर आए अमेरिका में, तो उन्होंने अमेरिका में देखे इतने सारे फॉरेस्ट हैं, तो उन्होंने सोचा कि पोलैंड की तरह जो स्टेपीज थे, वहाँ पे जो ग्रासलैंड एरिया था वैसे ही बना देते हैं अमेरिका को भी, सारे फॉरेस्ट काट देते हैं और ग्रासलैंड बना देते हैं ऐसे भी। तो उन्होंने भी फॉरेस्ट काटे और प्लेन एरिया में कन्वर्ट कर दिया। एक इसकी वजह से भी लैंडस्केप चेंज आया। और कहा कि ग्रासलैंड और अमेरिका के ग्रासलैंड को क्या बोला गया, प्रेरीज ग्रासलैंड। और फिर ये जो अमेरिका की ज़मीन थी ये एक लो कॉस्ट पे भी मिल रही थी। लो कॉस्ट पे क्यों मिल रही थी, क्योंकि भाई इतना बड़ा अमेरिका है। अब इतने बड़े अमेरिका में जो शुरुआत के यूरोपियंस आए वो इधर बस गए, इतनी बड़ी ज़मीन खाली है, तो यानी कि जो सप्लाई है, यानी कि जो लैंड है वो ज़्यादा है। तो इस वजह से जो वो होगा प्राइस जो होगा वो हमेशा कम ही मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से लो कॉस्ट पे उन्हें ज़मीन मिल जाती थी। और यूरोप में जो ज़मीन थी वो बहुत ही हाई कॉस्ट थी, क्योंकि भाई छोटी ज़मीन थी। तो लोग क्या होते थे, एक्साइटेड हो जाते थे बहुत सारे, बहुत ज़्यादा, कि भाई यूरोप में हम 10 रुपये में, मान लो कि 10 रुपये में 10 एकड़ ज़मीन खरीदते थे, यहाँ पे हम 10 रुपये में 100 एकड़ खरीद लेते हैं। तो लोगों के मन में एक लालच सा आ गया कि भाई हम 20 रुपये लगा के 200 एकड़ ज़मीन खरीद लेंगे, इतनी एकड़ ज़मीन खरीद लेंगे, बल्कि इतनी एकड़ पे वो ज़िंदगी में कभी घूम भी नहीं पाएगा, फिर भी खरीद लेते थे। लो कॉस्ट की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन खरीदते थे, फिर फॉरेस्ट को कटवा के प्लेन एरिया में कन्वर्ट करा देते थे। फिर अभी प्लेन एरिया में कन्वर्ट करा के वहाँ पर क्या करते थे, वहाँ पर करते थे एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर भी ऐसे नहीं कि कोई भी फसल उगा ली, एग्रीकल्चर में भी वो फसल उगाते थे जो यूरोप में नहीं उगती थी। यानी कि यूरोप में कोई फसल उग रही है, वही फसल अगर तुम यूएसए में उगाओगे तो यूरोप वालों को उसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो यूरोप में उगी रही है। लेकिन इन्होंने वो फसल उगाई जो यूरोप में नहीं उगती थी, जैसे कि राइस और कॉटन। कॉटन को मतलब थोड़ा सा ड्राई क्लाइमेट चाहिए, आइस वगैरह ना हो जहाँ पे, वो वाला क्लाइमेट, तो वो क्लाइमेट यूरोप में नहीं मिलता, यूएसए में मिल जाता है। राइस को भी सेम टू सेम ऐसा ही क्लाइमेट चाहिए, तो राइस भी यूरोप में नहीं उगती इस वजह से, ठीक है। इस वजह से जो यूएसए वाले थे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट करा राइस और कॉटन का, ताकि ये जो चीज़ें यूरोप में नहीं मिलती वहाँ पे हाई प्राइसेस में बेच देंगे और क्या कमा लेंगे, प्रॉफिट। यानी कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है। सारे जंगल काटे और उधर एग्रीकल्चर करा, मेन ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट कमाना। फिर अब ये जो फार्म्स बनाए थे इन्होंने 200-200 एकड़ के, अब इन फार्म पे राइस उगा रहे हो तुम, कॉटन उगा रहे हो तुम, तो इनमें जंगली जानवर आ सकते हैं, जैसे कि तुम मान लो कैटल वगैरह आ गई, या फिर तुम मान लो वुल्स आ गई, लायन आ गए, माउंटेन लायन वगैरह। तो कैटल वगैरह तो मान लो इतना नुकसान नहीं करेंगी, तुम्हारी थोड़ी बहुत फसल खा के चली जाएंगी। लेकिन जो वुल्स हैं, लायंस हैं, ये तुम्हारी फसल में
तुम्हें खेती करने में नहीं जाने देंगे। तुम जब लेबर करने जाओगे, यानी कि तुम खेती में मान लो पानी देने जा रहे हो, तो वुल्स वगैरह आ गई, लायंस वगैरह आ गई, वो तुम्हें वही की वही मार देंगे, तुम्हारा खेत में जाने का मन नहीं करेगा, इसलिए तुम्हारा एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, तो प्रॉफिट कम हो रहा है, तो मेन ऑब्जेक्टिव इनका कम हो रहा है। इसके लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या कर दिया, हंटिंग स्टार्ट कर दी। किनकी? वुल्फ्स और लायंस की, और इतने लार्ज स्केल पे करी, इसलिए की कि भाई ये हमें खेतों में नहीं घुसने देते, हमारे खेतों में आके बैठ जाते हैं और फिर हम खेती नहीं कर पाते, तो इन्हें मारना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो इन्हें इतने लार्ज स्केल पे कर दिया कि इन्हें एक्सटिंक्शन तक मारते गए, यानी कि बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर दी और बहुत सारी एंडेंजर्ड है फिलहाल। ठीक है, फिर बोले कि ये टोटली सिक्योर जब फील किया इन्होंने, जब बार्ब्ड वायर्स आ गई। बार्ब्ड वायर्स यानी कि जो कांटेदार तार नहीं होते, कांटेदार तार, आपने अगर देखा हो तो खेतों के चारों तरफ कांटों वाले तार लगाया जाता है, कोई जानवर अंदर ना घुस पाए। तो इनका इन्वेंशन हो गया था नॉर्थ अमेरिका में, इन्होंने ही करा था बाद में, यूरोपियंस ने। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन्हें एक वो मिल गया कि अब जो लायंस वगैरह हैं, जो वुल्स वगैरह हैं, वो हमारे खेतों में नहीं आएंगे, अब हमें इनकी हंटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी बिना बात। तो 1873 में हो गई थी ये इन्वेंट। ठीक है, फिर बताया गया जो यूएसए है, इसका जो साउदर्न पार्ट है, अभी साउदर्न पार्ट जो है उसके करीब है, इक्वेटर के करीब। इसकी वजह से क्या हुआ, जो इक्वेटर है वहाँ पे हीट ज़्यादा पड़ती है, इसकी वजह से यूएसए में इस पार्ट में ज़्यादा गर्मी पड़ती थी। अब यूरोपियंस कहाँ से आए थे, ये आए थे यूरोप से। यूरोप में क्या रहती है, सर्दी, तो इनका शरीर इतने सालों, मतलब 1000-2000 साल से यूरोप में रह रहे हैं, इसकी वजह से कोल्ड के अकॉर्डिंग ढल गया है। अब ये हीट में बाहर इतना ज़्यादा निकल नहीं सकते हमारी तरह, एशियंस या फिर अफ्रीकन्स हमारी तरह इतना ज़्यादा निकल नहीं सकते। तो अब इन्हें कोई ना कोई तो चाहिए था खेती करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी प्लांटेशंस पे। तो ये सोचे कि हम नेटिव्स को ले जाते हैं, नेटिव से काम करा लेंगे, क्योंकि वो तो इधर ही रहते थे। लेकिन अब नेटिव्स को काम कराने में एक दिक्कत आती, क्या दिक्कत आती कि भाई जो नेटिव लोग थे साउथ अमेरिका में, नेटिव लोगों को काम कराया गया था कि भाई तुम हमारे फील्ड पे काम करो। लेकिन साउथ अमेरिका में क्या दिक्कत आई, नेटिव जो लोग थे, इनकी जो इम्यूनिटी थी वो बहुत कम थी। तो जैसे ही ये यूरोपियंस के कांटेक्ट में आते थे, मर जाते थे सारे। इनको इतने दिन खाना खिलाओ और फिर मर जाते, तो फ़ायदा क्या हुआ, खेती भी नहीं कर पाते। तो नेटिव्स को जो अंडर में लेना था, मतलब उनसे काम कराना था, एक गलत फैसला था, तो इससे प्रॉफिट कम हो जाता। तो इनका मेन मोटिव अभी भी प्रॉफिट ही है। तो अब प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या करा, अफ्रीकन्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया, अफ्रीकन स्लेव्स को, कि भाई इन लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़िया है, इनको इन्फ्लुएंजा वगैरह भी नहीं फैलता और इनको स्मॉल पॉक्स वगैरह भी नहीं फैलता, इनकी डेथ भी नहीं होती, ये गर्मी में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूर दूर से अफ्रीकन स्लेव्स को ले आते, फिर उनसे काम कराते रहते। फिर अब बताया गया कि जो यूएसए था उसके भी 2 पार्ट बन गए। कौन कौन से पार्ट, एक था नॉर्दर्न यूएसए, एक था साउदर्न यूएसए। अब साउदर्न यूएसए में क्या था, प्लांटेशन होती थी, तो प्लांटेशन के लिए इन्हें स्लेवरी करनी पड़ती थी। तो साउदर्न यूएसए की जो इकोनॉमी थी वो स्लेवरी पे डिपेंडेंट थी। लेकिन जो नॉर्दर्न यूएसए था वो स्लेवरी पे इतना डिपेंडेंट नहीं था। नॉर्दर्न यूएसए और सारी चीज़ों पे कमा लेते थे, जैसे कि हंटिंग हो गई, फिशिंग हो गई, और बहुत सारे आर्किटेक्चर वाले काम हो गए, और बहुत सारे ट्रेड वगैरह के काम हो गए। तो ये सब जो काम हो गए उनसे कमा लेता था नॉर्दर्न यूएसए। तो नॉर्दर्न यूएसए स्लेवरी पे डिपेंडेंट नहीं था, क्योंकि इधर प्लांटेशन फार्मिंग नहीं होती थी। अब स्लेवरी पे डिपेंडेंट नहीं था। तो अब जो नॉर्दर्न यूएसए वाले लोग थे, इन्होंने ये चीज़ देखी कि भाई स्लेवरी में तुम कितना गंदा ट्रीट करते हो अफ्रीका वाले लोगों को। तुम उनसे पूरे दिन काम कराते हो 15-20 घंटे, और फिर 3-4 घंटे सोने देते हो, उन्हें खाने को भी बहुत कम देते हो, एक छोटे से कमरे में 10-10 को रख रहे हो। मतलब तुम बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हो, उन्हें जानवर से भी बदतर ट्रीट कर रहे हो। ये बात बोली नॉर्दर्न वालों ने। अब नॉर्दर्न वालों ने क्यों बोली कि भाई उन्हें तो स्लेवरी की जरूरत नहीं, खत्म भी हो जाए तो इन्हें क्या। लेकिन साउदर्न वालों को तो घर ही इस पे चल रहा है, तो साउदर्न वाले बोले भाई चुप रहो, ऐसे नहीं हमारा घर चल रहा है वगैरह वगैरह। तो इनमें कई सालों तक तू मैं होती रही, 1861 से लेके 1865 तक। नॉर्दर्न वाले बोले ये इनह्यूमन प्रैक्टिस है, साउदर्न वाले बोले हमारा घर चल रहा है इस पे, ऐसे कैसे इनह्यूमन बोल दोगे। तो इनमें बहुत सालों तक तू मैं हुई, और फिर एंड में क्या हुआ, जो साउदर्न वाले हैं वो हार गए, नॉर्दर्न वाले लोग थे वो जीत गए, और स्लेवरी जो थी वो अबॉलिश हो गई, स्लेवरी बंद हो गई। कब हो गई, 1865 में यूएसए में। फिर 1865 में जो स्लेवरी थी वो तो अबॉलिश हो गई,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्लैक पीपल थे, कहाँ के, अफ्रीका के, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्लैक पीपल थे अफ्रीका के उन्हें राइट्स मिल गए हों, कि उन्हें फ्रीडम मिल गई हो, उन्हें इक्वालिटी मिल गई हो। तो ये सब जो राइट्स थे वो ब्लैक पीपल जो अफ्रीका के थे उनके पास नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि भाई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। कैसा डिस्क्रिमिनेशन? जो स्कूल्स हैं, तो ये मान लो ए स्कूल है, ये बी स्कूल है, तो स्कूल्स भी अलग अलग होते थे। एक में वाइट बच्चे पढ़ते हैं, एक में ब्लैक बच्चे पढ़ते हैं। ब्लैक लोगों के लिए अलग मार्केट एरिया बना रखा है, वाइट लोगों के लिए अलग मार्केट एरिया बना रखा है। जो बसेस थी, जैसे मान लो ये बस है तुम्हारी, अंदर से अंदर का व्यू दिखा रहा हूँ, तो जैसे ये सीट्स हैं, जैसे मान लो ये 12 सीट्स हैं, तो बस इसमें भी ऐसा था कि जो आगे की 8 सीट होंगी वो होंगी वाइट लोगों की, थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं, इतनी छोटी तो नहीं होती, और पीछे की जो 8 सीट होंगी वो होगी ब्लैक लोगों की। और पीछे भी मतलब ऐसा रूल था कि अगर मान लो 8 सीट वाइट की हो गई, अब 8 बंदे बैठ गए, अब मान लो एक और वाइट आ गया, 9 बंदे हो गए, तब अब जो 9वां बंदा है उसके लिए तो सीट है नहीं, तो उसको सीट देने के लिए जो ब्लैक आदमी है उसे उठना पड़ेगा। अब एक ब्लैक आदमी उठेगा, वो साइड में पीछे जाकर खड़ा हो जाएगा। अब क्योंकि वाइट ब्लैक के साइड में नहीं बैठेगा तो इसी भी उठना पड़ेगा, तो एक ब्लैक के लिए 2 सीट खाली करनी पड़ती थी। ऐसे है, ब्लैक को उठना ही पड़ेगा अगर वाइट ने कह दिया, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही पीक पे हो रहा था, सेग्रीगेशन हो रहा था। सेग्रीगेशन यही मतलब कि वाइट के लिए अलग स्कूल, ब्लैक के लिए अलग स्कूल, वाइट के लिए अलग मार्केट एरिया, ब्लैक के लिए अलग मार्केट एरिया। सिविल लिबर्टीज़ नहीं थी, ये सब नहीं था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं कब? 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी में बहुत सारे मूवमेंट्स चलते हैं, एक एक साल तक चलते हैं। फिर जिसकी वजह से जो यूएसए का सुप्रीम कोर्ट था वो रूलिंग देता है कि भाई ये जो अपार्थाइड है, ये जो सेग्रीगेशन का सिस्टम है, ये गलत है, हमें ब्लैक के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ठीक है। जब जाके इन्हें टोटली फ्रीडम मिली, टोटली इक्वालिटी मिली ब्लैक पीपल को। 1865 में सिर्फ स्लेवरी बंद हुई थी, ना कि उनको पूरे राइट्स, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन बंद हो गया। डिस्क्रिमिनेशन 20th सेंचुरी में बंद हुआ था, ठीक है। फिर एक आखिरी टॉपिक दिया गया है कि जो कनाडा था, कनाडा में एक दिक्कत आई। अब नेटिव लोगों पे तो कनाडा वाले भी ध्यान नहीं देते थे, लेकिन नेटिव लोगों के अलावा एक और दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई? यूरोप वालों की दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आई? कि जो फ्रांस वाले लोग थे उन्होंने कनाडा पे पहले कंट्रोल कर रखा था स्टार्टिंग से। फिर क्या हुआ? ब्रिटेन वाले आए, ब्रिटेन वाले बोले हमारा है कनाडा, फ्रांस वाले बोले हम रह रहे हैं, तो इनमें मतलब की लड़ाई फ्रांस और ब्रिटेन की। ब्रिटेन जीत गया, फ्रांस वाले हार गए। तो अब ब्रिटेन जीत गया, लेकिन भाई 200 साल से तो फ्रांस रूल कर रहा था, तो 200 साल से फ्रांस के लोग भी रहने आ गए होंगे, यानी कि लाखों लोग फ्रांस के रह रहे होंगे अंदर। अब फ्रांस के लोग रह रहे थे लेकिन कंट्रोल ब्रिटेन कर रहा था, तो फ्रांस के लोगों ने ऑटोनॉमी की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी कि भाई हमें आज़ादी दो, ब्रिटेन वालों तुम ऐसे हम पे रूल नहीं कर सकते हम। तो ये सब बातें हुई 1763 में। 1763 में कनाडा को ब्रिटेन के द्वारा जीत लिया गया था। तो अब ये प्रॉब्लम कई 100 सालों तक चली, लगभग 100 साल तक चली। 1867 में जाके इसका सॉल्यूशन होता है। कैसे होता है? जो ब्रिटेन वाले लोग थे उन्होंने फ्रांस वालों को आज़ादी दे देती थी। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि मतलब अलग देश बना दिया हो फ्रांस वालों के लिए कनाडा में ही, कनाडा तो एक ही आज के टाइम पीरियड पे। उन्होंने फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि अलग देश बनाया, उन्होंने क्या कर दिया? ऑटोनोमस स्टेट्स दे दी, यानी कि जो फ्रांस वालों की स्टेट्स थी उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा आज़ादी दे दी कि तुम कुछ जो लॉज हैं वो खुद बना सकते हो, कुछ एरियाज़ पे खुद रूल कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।